हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जो फ्रांस की क्रांति है विश्व के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में इसको जाना जाता है और बेसिकली इसके बारे में आप सभी ने अपने स्कूल टाइम में सोशल स्टडीज़ में इसको स्टडी किया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ना पढ़ा हो या वो जानता ना हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। रिजल्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन स्टार्ट ऑफ अ न्यू इरा, नॉट इज इन फ्रांस बट अ न्यू इरा start is in all world. French Revolution is brought a new concept about state, new theories established about political and society, a new point of view and new hope about life. फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली, इसीलिए इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। और एकदम से कोई इस क्रांति की जो है उत्पत्ति नहीं होती, एकदम से क्रांति नहीं, कोई भी क्रांति एकदम से नहीं होती है बेसिकली। उसकी बहुत सारे रीजंस रहते हैं और जब ऑफ लिमिट हो जाते हैं, जब लोगों की बर्दाश्त करने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, तब किसी क्रांति का उद्घाटन या क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसी तरह आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन रही है। फ्रांस में बहुत सारे ऐसे रीजन्स रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इतने ज़्यादा त्रास हो चुके थे वहाँ के सिस्टम से कि 1789 में 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। तो जैसा हमने पढ़ा कि विश्व के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना फ्रेंच रेवोल्यूशन है और इस क्रांति की वजह से न केवल फ्रांस में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इसे एक इम्पोर्टेंट इवेंट के रूप में याद किया जाता है। बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत इसने पूरे विश्व में की थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो देश हैं, राज्य हैं, इसके विषय में एक नए कंसेप्ट, नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। लोगों के जो सोचने का नज़रिया है उसमें बहुत सारे बदलाव आए थे, लोगों के विचार बदले थे और बहुत सारे नए सिद्धांतों का जो कि राजनीतिक और समाज से संबंधित थे उनका आविष्कार, उनकी स्थापना फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हुई। और न्यू होप अबाउट लाइफ, और लोगों को जो है जीवन में एक नई आशा का संचार हुआ। लोगों में एक आप कहेंगे कि जीने की नई आशा जागृत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। नॉर्मल कंडीशन ऑफ यूरोप एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति के समय में यूरोप की सामान्य दशा कैसी थी इसके बारे में हम बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन वर मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट इन यूरोप एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट टू ईच अदर। क्रांति के समय में जो यूरोप है बहुत सारे छोटे और बड़े राज्यों में ये बटा हुआ था और वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कार्य करने का तरीका था, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। यूरोप में एकता का अभाव पूरी तरह से था, यानी कि यूरोप जो है इसमें बहुत सारे देश थे, जैसे ऊपर बताया छोटे बड़े बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इनमें यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एकता का पूरी तरह से अभाव था। इन 1789 इंग्लैंड इज़ द फर्स्ट कैटेगरी स्टेट इन बिजनेस कैटेगरी। 1789 में इंग्लैंड व्यापार श्रेणी में प्रथम स्थान का राज्य था, यानी कि हाई लेवल पर बिजनेस कैटेगरी में इंग्लैंड का नाम आता था। द किंग वॉज जॉर्ज थर्ड, और उस टाइम वहाँ के राजा जॉर्ज थर्ड थे। एंड दे फेस्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन स्ट्रांगली, और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का सामना पूरी ताकत के साथ, यानी कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत अच्छे कदमों के साथ उन्होंने किया था। दैट टाइम इज़ नो अवेलेबल एनी कंट्री नेम ऑफ इटली, और इस समय में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी इटली नाम का कोई राष्ट्र अस्तित्व में नहीं था, यह केवल एक भौगोलिक कल्पना मात्र था। ऑस्ट्रिया वॉज अ ओल्ड एंड फेमस स्टेट, और उस समय ऑस्ट्रिया एक प्राचीन और प्रसिद्ध राज्य के रूप में स्थित था। हैब्सबर्ग वंश वॉज रूल्ड ओवर, हैब्सबर्ग वंश जो है उसका शासन उस समय ऑस्ट्रिया में था। नॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्रांस की सामान्य दशा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में कैसी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्ट्रॉय फेड्यूल सिस्टम इन फ्रांस एंड स्टार्ट डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट। फ्रांस की क्रांति के समय में फ्रांस में फेड्यूल सिस्टम, यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था बेसिकली कोई किंग वो विदाउट एनी रूल रेगुलेशन अपनी मनमर्जी से जब रूल करता है, शासन करता है, दैट कॉल्ड इज फेड्यूल सिस्टम, सामंत व्यवस्था उसे हम कहते हैं। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इसकी समाप्ति हुई थी और डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पॉलिटिकल स्टेटस, द रूल ऑफ द फ्रांस बर्बो डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम, और उस समय राजनीतिक स्तर पर फ्रांस में बुर्बो शासन का जो है समय चल रहा था।
ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 14 हिज मिनिस्टर रिशलू सप्रेस द फेड्यूल लॉर्ड एंड मेड देम द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेस एंड लुइस 14 मेड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कम्प्लीटली। और इस समय लुइस 14 वहाँ का किंग था, उसका जो मंत्री था रिशलू, उसने फेड्यूल लॉर्ड्स जो सामंती शासक थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। उन्हें मात्र एक शोभा की वस्तु लॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेस बना करके रख दिया था। लुइस 14 ने जो है सत्ता का पूरी तरह से केंद्रीकरण कर दिया था। ही गेव हिज सक्सेशन एडवाइस, उसने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी थी। डूइंग वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, डू नॉट डू वॉर, हैविंग गुड एडवाइज़र, समाज के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करो, युद्ध मत करो और अपने पास अच्छे सलाह देने वाले व्यक्तियों को रखो। द सक्सेसर ऑफ लुइस 14 द लुइस 15 वाज प्रूफ एज वीक एंड केयरलेस। लुइस 14 का जो उत्तराधिकारी था, जिसे लुइस 15 के नाम से जाना जाता था, वो पूरी तरह से एक कमज़ोर और लापरवाह शासक सिद्ध हुआ। ही ऑल्सो सेड बिफोर हिज डेथ इन 1774, उसने अपनी मृत्यु जो कि 1774 में हुई थी, उससे पहले उसने कहा था, देयर विल बी आ होलोकॉस्ट आफ्टर आई डाई, मेरी मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ा जो आप कहेंगे कि घटना घटित होगी, महाप्रलय आएगी। Indeed, in the revolution in France after 15 years, in his death 1789 में उसकी डेथ हुई थी। जब उसने प्रेडिक्शन किया था उसके 1774 में उसकी डेथ हुई थी और उसकी मृत्यु के 15 वर्षों बाद वास्तव में एंडेड द पावर ऑफ द बर्बो डायनेस्टी। बर्बो डायनेस्टी जो है सत्ता उसका अंत हुआ था एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यही समय था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। लुइस 16 बिकम द रूलर, और उस समय लुइस 16 बिकम द रूलर, वो शासक थे, राजा थे, विच वॉज कम्प्लीटली अनसुटेबल फॉर गवर्नेंस, जो कि सत्ता के लिए पूरी तरह अयोग्य साबित हुए। हिज फोरसाइट पेव द वे फॉर द न्यू रेवोल्यूशन, और उनका जो दूरदर्शिता थी या कार्य करने का तरीका था, उन्होंने उनकी जो नीतियाँ थी इस क्रांति को बढ़ावा दिया, यानी कि इसमें आग में चिंगारी का काम उन्होंने किया था। एक बड़ा कारण बना था लुइस 16 की जो कार्यनीति करने का तरीका था। मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य कारण रहे उनके बारे में हम बात करते हैं। द करप्ट कंडक्ट ऑफ द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची वॉज ओनली द स्टेटस जनरल टू कंट्रोल द किंग्स ऑटोक्रेसी विदाउट द किंग्स ऑटोक्रेटियन लिमिट नेवर हैविंग सीन सेशन फॉर 1775। तो जैसा हमने पढ़ा लुइस 16 का जो कार्य करने के तरीके थे, जो पॉलिसीज़ थी, वो इस क्रांति के लिए बड़े कारण बने थे। और उनकी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी, तानाशाही तरीका था कार्य करने का, और राजा के कार्यों पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं था। उसके लिए एक संस्था वहाँ पे बनी हुई थी, ऑटोक्रेटियन लिमिट, जो उसकी सीमाओं को तय करती थी, लेकिन उसका कोई भी सेशन पिछले 175 वर्षों से नहीं हुआ था, वो नाम मात्र के लिए थी। हिस्टोरियन हैज़ राइट लॉ इन अ सिटी ऑफ फ्रांस वॉज कंसाइडर्ड इलीगल इन अनदर प्लेस 10 किलोमीटर अवे। इतिहासकार हेज रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने एक कमेंट उस समय की व्यवस्था पर किया था। इन्होंने लिखा था कि फ्रांस के एक शहर में जो कानून के रूप में जाना जाता है, उससे 10 किलोमीटर दूर उसे इलीगल, यानी कि वो कानून 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे वो अवैध साबित हो जाता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अराउंड 400 टाइप्स ऑफ लॉ वर प्रीवलेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोविंस, और इस क्षेत्र में 400 प्रकार के कानून उस समय प्रचलित थे। लुइस 16 एंड हिज वाइफ लेड द वे ऑफ रेवोल्यूशन बाय हर करप्ट लाइफ। लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी, उनका जो जीवन जीने का तरीका था बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण था। सत्ता के प्रति, प्रजा के प्रति वो अपने किसी भी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं करते थे। उनका जीवन जीने का जो तरीका, उनकी जो नीतियाँ हैं, वो इस क्रांति का एक बड़ा कारण बने। कंप्लेंट्स ऑफ थर्ड जागीर, इसके अलावा है जो तृतीय श्रेणी की जागीर थी, उनकी शिकायतें, यानी कि उनका जो थर्ड कैटेगरीज में जो जागीर थे, उनके कार्य करने का तरीका, उसमें आपका पुरानी रूढ़िवादी जो पद्धतियां हैं वो खेती के फील्ड में इम्प्लीमेंट हो रही थी, उसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, कृषक वर्ग संतुष्ट नहीं था। जबकि जो फ्रांस है वो बेसिकली उसमें बड़े स्तर पर बहुत सारा रेशियो जो है लोगों का वो खेती पर निर्भर था, उसमें कोई प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं थे, लोग अनसेटिस्फाई थे, जो कि बड़ा कारण क्रांति का बना। फर्स्ट एंड सेकंड हाई क्लास डिमोशन एंड करप्ट प्रैक्टिस, जो फर्स्ट और सेकंड
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो उच्च वर्ग थे उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस जो है उनका व्यवहार था, उन्होंने जो भ्रष्टाचार नीतियों की शुरुआत की हुई थी, तृतीय वर्ग को उन्होंने त्राही त्राही इसमें रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोग अनसेटिस्फाई थे और ये भी क्रांति का एक बड़ा कारण बना। लग्जरी लाइफ ऑफ द किंग, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, लुई 16 लग्जरी लाइफ जो जीता था वो बहुत ज़्यादा अपने अपव्यय करता था, लोगों पे उसने तरह तरह के टैक्स लगाए हुए थे और लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़, कोई अरेंजमेंट उसने नहीं किए हुए थे, सारा जो है पैसा वो अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करते थे, जिसकी वजह से लोग अनसेटिस्फाई थे और ये भी बड़ा कारण बना। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफर सच एज वॉलेटर, रूसो, मोनेटेग्यू, और उस समय बहुत सारे फिलोसफर दार्शनिक हुए, वॉलेटर, रूसो, मोनेटेग्यू, और इनकी जो विचार थे इन दार्शनिकों के, इन्होंने जो उस समय अपनी राइटिंग्स की हैं, लोगों को अवेयर किया है, लोगों को जगाया है, इनसे प्रभावित होकर लोगों के अंदर एक आप कहेंगे एक पुनः जागरण, जो एक न्यू थिंकिंग, एक आप कहेंगे कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, लोग इनसे जागरूक हुए और वो क्रांति के लिए अग्रसर हुए। रैंडम रीजन्स और बहुत सारे तत्कालीन कारण रहे हैं, छोटे छोटे रीजन्स मिलकर एक बड़ा कारण, लोगों का अनसेटिस्फेक्शन उस समय बड़े स्तर पर हो चुका था, लोग परेशान हो चुके थे, अब उन्हें क्रांति के जो अलावा है दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। द फॉल ऑफ बेस्टल किला, बेस्टल किला के नाम से, दुर्ग के नाम से एक किला था, उसके बारे में बताया गया। द स्मॉल फोर्ट लोकेटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द पेरिस ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी। एक छोटा सा ये किला था, वेयर द पब्लिक एक्सेप्टेड टू बी बैटल, रैन ब्रिक बाय ब्रिक एंड डिस्ट्रॉय, जहाँ पर कि एक युद्ध की इमेजिनेशन लोगों ने की थी और वहाँ पे लोगों ने, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी। नेशनल डे सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ दिस इवेंट, और आज भी इस घटना की याद में राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। लुई 16 सेड ऑन दिस इवेंट दैट इट इज़ अ रिबिलियन बट क्रेस्टेड नियर बाई सोल्जर, नो सर इट इज़ रेवोल्यूशन। लुई 16 जब ये घटना हुई थी उसने स्टेटमेंट दिया था कि जो है ये रिबिलियन, ये एक त्रासदी है, ये तो वहाँ उसके पास में एक सोल्जर खड़ा था, उसने कहा था नो सर ये एक रेवोल्यूशन, ये क्रांति है। इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या प्रभाव थे, इसके क्या परिणाम थे, इसके बारे में हम देखते हैं। द रिमेंड्स ऑफ फेड्यूलिज्म वी रियून एंड फर्स्टली फ्रीडम एंड इक्वालिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड द यूरोप एवर गाइडेड। यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया और आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता जो है वो स्थापित हुई समाज में। ट्रांसफर टू द मिडिल क्लास ऑफ पॉलिटिकल पावर बाय एलाइट सिस्टम, एलाइट सिस्टम को ख़त्म करके पॉलिटिकल पावर, जो मध्यम श्रेणी के लोग थे, राजनीति के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी, उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। द जर्मन फिलोसफिकल कॉम्ट सेड द विक्ट्री ऑफ कॉन्सेंस, प्रसिद्ध जो दार्शनिक है, फिलोसफर है जर्मनी के, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने इस घटना के बारे में कहा था इसे विवेक की विजय, यानी कि लोगों की विजय, लोगों के विवेक की विजय ये हुई है। द ब्लॉबस्टॉक सेड इफ़ आई हैड 100 वॉइस देन आई टू वर्शिप ऑफ फ्रीडम माता फ्रॉम ऑल वॉइसेस। इन्होंने कहा था कि इस घटना के बारे में कि अगर मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं उन सभी 100 स्वरों से इस स्वतंत्रता की देवी की पूजा करता। एनकरेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एंड द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची वॉज रिजेक्टेड, और जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी उसे रिजेक्ट करके, उसे ख़त्म करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे एनकरेज किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, उसकी स्थापना की गई। तो इस तरह से हमने देखा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी बेसिकली ये लोगों के जो असंतोष था, उनका अनसेटिस्फेक्शन था, उसका रिजल्ट था। और इसके बाद समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जो लोगों की तानाशाही थी और लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसे ख़त्म करके एक कानून का निर्माण हुआ, कानून के आधार पर जो है देश का, राज्यों का संचालन हुआ। दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़